अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी वाशिंगटन। ज़मान टीवी वाशिंगटन आज बात करने जा रहा है हमारे एक राइटर, कॉलमिस्ट और हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ सेहत की वजह की बिना पर वो हमें वीडियो में ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने अपने चूंकि स्केड्यूल था प्रोग्राम आज इनके साथ, तो हमने अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली जारी रखने के लिए हमने इन्हें ऑडियो के ऊपर ले लिया। रियासत जम्मू कश्मीर के ये नौजवान लखाड़ी, इनका एक अच्छा बड़ा कैरियर है लिखने के हवाले से। मगर जितना ये अच्छा लिखते हैं उतने ही इनके साथ एक ऐसा हल्का भी है इनके पढ़ने वालों का जिन्हें इनकी लिखने पे एतराज भी है। आज हम इनसे ये जानेंगे कि ये जो कुछ लिखते हैं, इनके इनके लिखने का अंदाज जो है वो बहुत तल्ख अंदाज के लखारी है ये। और आज इनसे हम ये पूछेंगे कि इन ये बेशुमार चीज़ों को, जैसे आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को ये अज़ाब कश्मीर लिखते हैं, और इसी तरह ये 1947 के जहाद आज़ादी के भी कायल नहीं हैं, और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उसके भी भरपूर मुखालफ हैं। और गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब के ऊपर भी इनका बड़ा तनकीदी मकालमा होता है। और इसी तरह ये आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत जो कायम है, इसको और इसके इदारों को भी इनकी तहरीरें जो हैं वो नहीं मानती हैं। और तहरीक आज़ादी कश्मीर से वाबस्ता लोगों को ये दुकानदार का नाम देते हैं। और इसी तरह कौम परस्त तबका जो है उसके नज़रिए के साथ भी इनकी जो सोच है वो नहीं मिलती है। और मकबूल भट्ट साहब की जद्दोजहद पर भी ये एतराज़ किए देते हैं। रियासत के लिखने वाले जो सहाफ़ी हैं वो भी इनकी कलम की जद से नहीं बचते। तो आज हम इफ्तिखार राजपूत डोगरा साहब से ये जानेंगे कि इनका ये अंदाज़ तकल्लुम इतना सख्त क्यों है। तो इफ्तिखार राजपूत डोगरा साहब, ज़मान टीवी यूएसए को ज्वाइन करने पे हम आपको वेलकम करते हैं। और नाजरीन, मैं इनसे पहला सवाल ये करूंगा कि जो 1947 की जहाद आज़ादी थी उसके बारे में इनकी राय क्या है। इफ्तिखार राजपूत डोगरा साहब। बहुत शुक्रिया बासी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मदु किया। मैं तो रियासत का एक आम सा नागरिक हूँ। मेरा तो ताल्लुक तो चूंकि नेताओं में नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने चले मोहब्बत से बुलाया, आपका शुक्रिया। देखें, जहां तक है जहाद आज़ादी 1947 की बात, तो हमें पहले ये देखना होगा कि जहाद की तारीफ और तशरीह क्या है और जहाद किन हालात और वाक़ात में लाजिम होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कह सकते हैं कि आया ये जहाद था या फसाद था। तो इस नुक्ता नजर से मैं नहीं मानता, चूंकि 1947 के हालात में वो जो कुछ हुआ, जिस तरह गैर मुस्लिम ख्वातीन को उठाया गया, उनकी गैर मुस्लिमों की जायदादों पे कब्जे किए गए, उनके घर जलाए गए, उनको भगाया गया, तो इसकी तो मिसाल मतलब मुस्लिम तारीख में कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। मैं मसलन सबसे पहले इसके ऊपर मिसाल दूंगा कि रियासत मदीना की, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजह तख्लीक कायनात थे, तो उनके जो दौरे हयात में जितने भी गज़वात हुए, किसी भी निहत्ते को नहीं मारा गया, किसी भी औरत और बच्चे के ऊपर अत्याचार नहीं किया गया, किसी की जायदाद के ऊपर कब्जा नहीं हुआ, किसी का घर नहीं जलाया गया, किसी को वहां से बेदखल नहीं किया गया जबरी बुनियादों के ऊपर। और उस तारीख बड़ी वाज़ेह है, मदीना की रियासत में यहूदी भी आबाद थे, ईसाई भी आबाद थे, और किसी को जबरी तौर पे मुसलमान भी नहीं किया गया। लाइक दीन में तो कोई जबर नहीं है, आप जबरी तौर पे किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जबकि 1947 में जब यहाँ पे कबायली आए, और उससे पहले जो पुंछ बगावत हुई, जिसको यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि
एक झूठा सपना दिखाकर लोगों को और कुरान पाक को दरख्त से बांध के लोगों को नीचे से गुजारा गया कि आपने लड़ना है। तो पहली बात है कि जिहाद लाजिम नहीं था उस वक्त, ठीक है, चूंकि कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पे हुक्म यह है कि जालिम के खिलाफ उठना और लड़ना जो है जिहाद है। और फिर जिहाद के लिए यह है कि अमीर कौम हुक्म दे, फिर उसके लवाजमात हैं वो पूरे करने होते हैं, उसके बाद जिहाद आपके ऊपर वाजिब होता है। तो इसका फैसला कैसे होगा कि जालिम कौन था? 1947 से पहले जो महाराजा हरी सिंह का दौरे हुकूमत था, तो आज के 1947 के बाद ये जो मतलब जिसको आप आजाद जम्मू कश्मीर कहते हो, मैं इसको आजाद जम्मू कश्मीर कहता हूँ, और जो रियासत के नाम पे एक बल्दिया है दर हकीकत, तो जो इसका तर्ज हुकूमत है, जो इसका निज़ाम है, तो इससे तो महाराजा हरी सिंह का निज़ाम बहुत हजार हा गुना बहुत मिसाली और मायारी था, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर जिहाद लाजम उस वक्त क्यों और आज जिहाद लाजम क्यों नहीं है? क्योंकि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है। तो उस वक्त किसके साथ जुल्म हो रहा था? क्या रियासत की अदालतें इंसाफ नहीं देती थी? क्या पुलिस रुश्वत लेती थी? क्या महकमा माल में पैसे देके तो लोगों की जायदादें एक से दूसरे को ट्रांसफर होती थी? ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या जरूरत पड़ी, क्या किन वजूहात के ऊपर वो जिहाद शुरू हुआ? वो तो बेसिकली एक साजिश थी जो पड़ोसी इस्लामी मुल्क से रचाई गई, और फिर उसके बाद एक मायदा हुआ। मसलन आप ये भी देखिएगा कि महाराजा हरी सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पे जो वजीर सरहदी उमूर थे सरदार अब्दुल रहाब निश्तर, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, जबकि उसकी निस्बत हिंदुस्तान ने उस पर साइन नहीं किए। उन्होंने महाराजा को वापस खत भेजा कि हम इसके ऊपर फर्दर बातचीत करना चाहते हैं और आपका कोई वजीर यहाँ पे आए, जबकि पाकिस्तान ने उसको खुले दिल से तस्लीम कर लिया, गोया रियासत को तस्लीम कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो इस्लामी नुक्ता नजर से एक मायदा जो है उसकी पासदारी करना वो हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है, उसकी पासदारी क्यों नहीं हुई? ठीक है, एक रियासत को तस्लीम करके उसके ऊपर हमला क्यों हुआ? फिर जब वो कबायली दाखिल हुए, जो कुछ मुजफ्फराबाद से लेके बारामूला तक हुआ, मीरपुर में हुआ, पुंछ में हुआ, जिस तरह गाजर और मूली की तरह गैर मुस्लिमों को काटा गया, जो कुछ उनके साथ हुआ, और ये पूरा एक खित्ते से उनको जबरी तौर पे बेदखल किया गया, तो उसके बाद फिर इसको तो जिहाद नहीं कहा जा सकता, ठीक है। कुरान हकीम में इसको फसाद फिल अर्ज कहा गया, और फसाद फिल अर्ज को तो बहुत ज्यादा नापसंद किया गया है। यानी आपका कहना यह है कि वो फसाद फिल अर्ज था, वो जिहाद नहीं जी था? बिल्कुल, बिल्कुल फसाद फिल अर्ज था। और कुरान हकीम में देखें, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जालिम के खिलाफ उठ के खड़े हो जाएं। मिसाल के तौर पे अगर कोई नॉन मुस्लिम है लेकिन वो आदिल है, मैं उसमें कोट करूंगा नजाशी को, जिस वक्त अहले मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके साथियों के ऊपर मक्का की सरजमीन तंग की, तो मुसलमानों ने हिजरत हबशा की, और वो नजाशी ईसाई था, उसने उनको पनाह दी, लेकिन वो आदिल था, वो मयारी हुक्मरान था, उसने उनको पनाह दी, और ये उसकी एक बड़ी मिसाल है। और उसके बाद दूसरा ये है कि देखें, जालिम के खिलाफ उठना है। अब नजाशी एक ईसाई था लेकिन वो आदिल था, उसकी निस्बत नादर शाह दिल्ली के ऊपर आया हमला करके, उसने कितने लाख लोग यहाँ पे मरवाए, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, बाकी मज़हब के लोग भी थे, उसने बेगुनाह उनको कत्ल करवाया। तो क्या नजाशी के ऊपर जिहाद वाजिब होता है करना, या उसके खिलाफ, या उस नादर शाह के खिलाफ? तो ये फिर कैसी मंतक है कि अगर कोई सिर्फ कोई इंसान मुसलमान नहीं है तो उसके ऊपर तो जिहाद लाजिम हो गया, लेकिन एक मुसलमान है, नाम निहाद मुसलमान, लेकिन वो जालिम है, वो फासिक है, और उसके ऊपर जिहाद वाजिब नहीं होता। इसकी दूसरी एक बड़ी मिसाल है, इमाम हुसैन जो थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वाक़या करबला, रोज़े क़यामत तक वो एक मिसाल है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या यजीद एक साबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं था? अमीर माविया, क्या उनको साबी का दर्जा नहीं था? क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से नहीं थे? लेकिन कहीं भी इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान नहीं है और ये दायरा इस्लाम में नहीं है तो मैं इसकी बैत नहीं करूंगा। उनका जो प्रिंसिपल स्टैंड था वो ये था कि ये फासिक है, ये जाबिर है, ये जालिम है, और ये मतलब बदकरदार है, लिहाजा मैं इसकी अतात और इसकी बैत नहीं कर सकता। और इसी बुनियाद पे उन्होंने करबला में अपनी जान दे दी और इस्लाम को जिंदा कर दिया। तो जो 1947 में महाराजा हरी सिंह एक मयारी और आदिल हुक्मरान था, उसके अदल की मुतअद्दिद मिसालें, और जो कुछ आज हो रहा है 1947 के बाद, और फिर उसको देखा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि उसको आज़ादी तो कहा ही नहीं जा सकता। आज़ाद तो रियासत 15 अगस्त 1947 की रात को हो गई, जब ताज बरतानिया के साथ उसका जो मायदा था जो दफा के ऊपर, और वो जब खत्म हुआ तो रियासत ऑटोमेटिकली आज़ाद हो गई।
तो फिर वो जाद कैसे हुआ, एक आजाद रियासत में जाद कैसे हुआ। और फिर जाद करके हमें मिला कि हमने अपनी सरजमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बल्कि अब 3, कुछ हिस्सा तो बाद में चाइना के पास भी चला गया। तो सवाल ये बनता है कि क्या रियासत, और फिर अगर ये आजाद रियासत थी, अगर ये आजादी थी 1947 को अगर आजादी कहा जाए, तो फिर यहाँ पे एक सवाल और निकलता है कि फिर हम महाराजा गुलाब सिंह की कायम करदा रियासत लद्दाख, गिलगित, जम्मू और कश्मीर वादी के ऊपर मुश्तमिल रियासत को क्यों क्लेम करते हैं। फिर वही 85,866 मुरब्बा मील, ठीक है, 2,22,236 मुरब्बा किलोमीटर, उसी रकबे को क्यों क्लेम करते हैं जो महाराजा गुलाब सिंह और उसके जो बाद में आने वाले थे उन्होंने उसको तश्कील दिया। तो फिर इसी के ऊपर इक्तफा करें ना, जो ये आजाद कश्मीर 2.5 अजला की, आजाद जम्मू कश्मीर जो मेरे लिए आजाद जम्मू कश्मीर है, जो बल्दी है जिसको मैं रियासत भी नहीं कहता, इसको तो रियासत कहना यहाँ पे तो सदर वजीर आजम की जगह मेयर और लॉर्ड मेयर कहना ज्यादा मुनासिब है, जो इनके पास इख्तियार और जो इनका हाल और हशर है। तो फिर ये लोग क्यों क्लेम करते हैं उसकी रियासत को। और ये अजीब मुनाफिकत है कि आप महाराजा गुलाब सिंह को बानी रियासत भी नहीं मानते, आप उसके मायदा अमृतसर को भी नहीं मानते, जिसके जरिए उसने मतलब सिखों की जगह अंग्रेज को तावाने जंग देके कश्मीर वादी और हजारा और कुछ दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पे गिलगित के इलाकाजात रियासत में शामिल किए, आप उस मायदे को नहीं मानते। और एक मीरपुर का बंदा खुद को कश्मीरी कहलाता है, उसका क्या ताल्लुक है कश्मीर वादी से। उसका कश्मीर वादी से अगर कोई कश्मीरियत के साथ अगर कोई ताल्लुक है तो वो ताल्लुक उस मायदे अमृतसर की वजह से है। मायदा अमृतसर सिर्फ हुआ कश्मीर वादी और हजारा के ऊपर। हजारा के बिल बाद में कुछ इलाकाजात का तबादला हुआ जिसमें कठुआ वगैरह के इलाकाजात आते हैं जो आज भी रियासत का हिस्सा है, ठीक है, और बाकी सारी रियासत इंटैक्ट है। तो उसको नहीं मानते, ठीक है, उसको गाली दी जाती है, उसको जालिम और जाबर कहा जाता है। और जिसने रियासत तोड़ी, जिस शख्स ने रियासत तोड़ी वो यहाँ पे बानी रियासत है। और फिर उस बानी रियासत के ऊपर फिर दोबारा रियासत क्लेम होती है, वो जो उसकी गुलाब सिंह क्लेम करता है। फिर ये भी एक अजूबा है कि एक शख्स ने, वो कहते हैं जी कि बानी रियासत था। अब अगर बानी रियासत था तो बानी रियासत ने 2 साल के अंदर अंदर मायदा कराची करके सारे इख्तियारात और अपना वकार क्यों गिरवी रखा इस्लामाबाद के पास, और वो भी वजीर बेमहकमा के साथ मायदा किया, क्यों किया, जिसकी आज तमाम इख्तियारात की वापसी के लिए मौजूदा हुकूमत, इससे पिछली हुकूमत, मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ सियासी कारकन वो बार बार आवाज बुलंद करते हैं जी कि मुजफ्फराबाद को एम्पावर करो, इसको पावर दो, इसको पावर दो, इसको इख्तियार मुंतकिल करो। तो सवाल ये है कि वो ये कैसा बानी रियासत था कि जिसने सारा इख्तियार लिख के दे दिया। तो फिर वो इसको बानी रियासत की तरह चलाते, जिस तरह रियासतें चलती हैं, जिस तरह पाकिस्तान को जिन्ना साहब ने चले, उनकी जिंदगी थोड़ी थी लेकिन उन्होंने एक ग्राउंड के ऊपर दिया, जिस तरह गांधी जी ने दिया, जिस तरह दुनिया के बाकी जो कौमें हैं या मुल्क हैं उनके जो बानियान थे, जिस तरह उन्होंने अपने अपने मुल्कों को खड़ा किया, उनकी एक शनाख्त और एक जोग्राफिया वो इंटैक्ट रखा, तो फिर ये रखते तो हम मान लेते। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप ने जो लफ्ज बानी रियासत इस्तेमाल किया, तो अगर तारीख के में जाके देखा जाए तो 3 अक्टूबर 1947 को जो हुकूमती सेटअप अनाउंस किया गया था, उस अबूरी काबीना में तो सरदार इब्राहिम साहब जिन्हें हम कहते हैं, इनका नाम तो वजीर के तौर पे था। और बाद में आपको पता है कि उस अबूरी हुकूमत को ग्राउंड पे नहीं आने दिया, और क्योंकि वो रियासत की खुद मुख्तार हुकूमत की अनाउंसमेंट थी शायद, और फिर उसको साजबाज करके तो उस अबूरी काबीना को और उस सेटअप को सामने नहीं आने दिया गया। आपको पता है कि गुलकार साहब को उसका अबूरी सदर बनाया गया था। तो ये जो अनाउंसमेंट 24 अक्टूबर 1947 को की गई, इसमें और उसमें तो तारीखी गलती नहीं है क्या? आप नहीं मानते इस चीज को? बेसिकली भाई साहब, ये तारीख है मुस्लिम है ही फ्रॉड। ये तारीख का सारा फ्रॉड है और तारीख का जबर है। और तारीख अब अपना इंतकाम ले रही है और हिसाब ले रही है। और ये कुदरत का उसूल है कि तारीख अपना हिसाब बराबर करती है। और इस खित्ते में जो कुछ आज हो रहा है वो तारीख अपना इंतकाम और हिसाब ले रही है। देखिए, आजादी किस चीज की खुद मुख्तारी, 15 अगस्त 1947 हमें देखना होगा रियासत की तश्कील को। हाँ, यहाँ पे एक और तारीखी गलतफहमी है। यहाँ पे बहुत सारी किताबों में ये कहा जाता है कि गुलाब सिंह वो फलां का सिपाही था। भाई, महाराजा गुलाब सिंह का खानवादा, उसका जो खानदान था, वो सैकड़ों साल से जम्मू का हुक्मरान चला रहा था, जमवाल खानदान, ठीक है। हाँ। और जब मतलब सिख यहाँ पे काबिज हुए महाराजा रंजीत सिंह, तो उन्होंने 1808 में
जम्मू के ऊपर कब्जा किया, और जो जम्मू का आखिरी हुक्मरान था राजा जीत सिंह, उसको उन्होंने अंग्रेज के जेरे कब्जा जो हिंदुस्तान की इलाका जात थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जेरे कब्जा, उनमें उसको जिला वतन कर दिया। 12 साल जम्मू बतौरे जागीर रहा खड़क सिंह की, जो रंजीत सिंह का बेटा था, पंजाब के रंजीत सिंह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शोरश हुई, यहाँ पे अमन अमान के मसाइल थे। 12 साल के बाद और उसी अरसे में जब गुलाब सिंह के खानदान का इक़्तिदार खत्म हुआ, वो रंजीत सिंह की फौज में भर्ती हुआ, तरक्की करने के जनरल के ओहदे तक पहुंचा, ठीक है। और फिर जब हालात बदतर हुए, कानूनी मतलब वहां पे कानून, अमन अमान, कानून की सूरत हाल मखदूश थी, तो उस वक्त फिर जम्मू बतौर जागीर महाराजा गुलाब सिंह के बाप राजा किश्वर सिंह को दिया गया, ठीक है। अब 1822 में किश्वर सिंह मरता है और महाराजा रंजीत सिंह उसकी जगह राजा ऑफ जम्मू बनता है। लेकिन उसके पास 2 पोजीशन थी। दूसरी तरफ वो सिखों की पंजाब दरबार की फौज में जर्नैल भी था, लेकिन जम्मू का राजा भी था। उसने बतौर राजा ऑफ जम्मू उसके उसका जो जर्नैल था खड़क सिंह, जोरावर सिंह ने तिब्बत से लद्दाख छीन के शामिल किया जम्मू में, ठीक है। फिर गिलगित के ऊपर काबिश हुई। पहली दफा महाराजा गुलाब सिंह ने गिलगित के ऊपर कब्जा किया बजौरे कुव्वत, लेकिन वो बाद में राजा गो और अमान ने दोबारा टेक ओवर किया। फिर उसके बेटे गुलाब सिंह के बेटे रणवीर सिंह ने उसको दोबारा रियासत का हिस्सा बनाया। यानी कि जम्मू, ये जो पुंछ है और ये सारा पुंछ, ये जम्मू, ये ऑलरेडी महाराजा गुलाब सिंह की यानी कि रियासत में पहले से शामिल था। मायदा होता है सिर्फ कश्मीर वादी के ऊपर, इन जगहों के ऊपर, ठीक है। अब ये जो रियासत थी, अमृतसर के मायदे में अंग्रेज के साथ 2 चीजें थी। मायदे अमृतसर को पढ़िएगा, उसमें 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो दफाई मायदा हुआ, ठीक है, कि अगर महाराजा के ऊपर हमला होता है, जम्मू कश्मीर की रियासत के ऊपर हमला होता है, तो अंग्रेज आएंगे और अगर उनको मदद की जरूरत होगी तो रियासत जो है उनकी हेल्प करेगी। दूसरा, मतलब कोई इसमें ऐसी कोई शिक नहीं थी जिसमें रियासत की कोई आजादी के ऊपर कदगन थी। ये बड़ी तारीखी गलतफहमी है। रियासत मुकम्मल तौर पे एक रियासत थी, इसका अपना झंडा तश्कील दिया गया, ठीक है। इसका नाम कश्मीर वादी जब इसमें आई अमृतसर के थ्रू, तो इसको रियासत जम्मू और कश्मीर अक्साई तिब्बत गिलगित और लद्दाख वगैरह, इसको नया नाम दिया गया। इसकी बाकायदा जुग्राफियाई हदबंदी हुई। अब अगर ये रियासत बाकी 500 जो 61 रियासतें थी हिंदुस्तान की, उनकी तरह होती तो फिर इसकी जुग्राफियाई जो हदबंदी नहीं होती, वो हुई। अंग्रेज गालिब आया इसके इक़्तिदार आला के ऊपर महाराजा प्रताप सिंह के दौर में, ठीक है। महाराजा प्रताप सिंह जो पोता था गुलाब सिंह का और बेटा था महाराजा रणवीर सिंह का। प्रताप सिंह के दौर में चूंकि जार रूस ने पेशकदमी की और वहां की जो पट्टी है ये रियासत और उसके दरमियान में थी, रियासत और रशिया जो उस वक्त सोवियत यूनियन जो था उसका उस वक्त का, तो उसके दरमियान में थी। तो अंग्रेज को था कि और अंग्रेज ने एलिगेशन ये लगाया कि महाराजा साजबाज कर रहा है जार रूस के साथ, लिहाजा वो अंग्रेज आया, उन्होंने गिलगित को टेक ओवर किया, लेकिन गिलगित एजेंसी के ऊपर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो, और जो झंडा था वो रियासत का लहराता रहा, ठीक है। और फिर उस वक्त अंग्रेज ने यहाँ पे अपना रेजिडेंट एडिटर मुकर्रर किया रियासत के दरबार में। उससे पहले गुलाब सिंह के दौर में या रणवीर सिंह के दौर में अंग्रेज का कोई अमल दखल नहीं था रियासत में। ये बड़ी क्लियर कट तारीखी बात है। अब जब 15 अगस्त 1947 ताज देखें उसको ताज बरतानिया के इक़्तिदार आला का इंतकाल होता है, तो उस वक्त रियासत कुल्लियतन ऑटोमेटिकली आजाद और खुद मुख्तार हो गई। डिफेंस का जो मायदा था वो फौत हो गया, साथ ही जो उसका रेजिडेंट एडिटर वगैरह था वो रिवर्स हो गया और रियासत ऑटोमेटिकली आजाद हुई। फिर में सवाल ये बनता है कि जब एक रियासत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाती है, उसमें उस आजाद रियासत के अंदर 3 अक्टूबर को कौन सी जरूरत पड़ी थी कि यहाँ पे रावलपिंडी के होटल में बैठ के तो गुलाम नबी गिलकार जो कादियानी लाबी से था, ठीक है, और वो पीछे मतलब कश्मीर कमेटी बनी, वो एक अलग तारीख है। उन्होंने इसको, गिलकार साहब की जो कब्र है वो रब्वा में है पंजाब में, गुलाम नबी गिलकार साहब रब्वा में मदफून है, ठीक है। और वो पिंडी में बैठ के हुकूमत साजी करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली साजिश थी और इस साजिश के ताने बाने जो थे वो पाकिस्तान की उस वक्त की जो सरकार थी उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। फिर उसी हुकूमत की तंजीमें नो करके तो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जो रियासत के वजीफे के ऊपर पड़े, एक गलतफहमी में यहाँ पे दूर कर दूं, कहा जाता है जी कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को उनकी बरादरी ने चंदा करके पढ़ाया। ये कुल्लियतन तारीखी तौर पे गलत है। सरदार इब्राहिम साहब ने 12 किया रियासती वजीफे के ऊपर,
اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کہیں اسکالرشپ ملتی ہے کچھ ملتا ہے تو تھوڑے بہت اخراجات آپ کو اپنے پاس سے بھی کرنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ تھوڑا بہت کا جو فرق تھا تو وہ ان کی برادری یا جاننے والوں نے اس کو وہ کیا، باقی ان کو ریاست نے وظیفے کے اوپر بھیجا. اور سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، چونکہ انہوں نے ریاست کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ پڑھنے کے لیے گئے، واپس آ کے پھر وہ آئے، جب یہ 3 اکتوبر ہوا پھر 24 اکتوبر کو وہ بنتے ہیں. اب 24 اکتوبر کی حکومت کا سیٹ اپ دیجیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوتا ہے کہ راول پنڈی کا ڈی سی ایک آزاد ریاست کا صدر نامزد کرتا ہے. کیا دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا کہ کسی ملک کا ڈی سی وہ دوسری ریاست کا صدر نامزد کرے؟ گویا یہ صدر نہ ہوئے، گویا ایک ڈی سی تو ڈائریکٹ تحصیلدار نہیں بھرتی کر سکتا اپنے اختیارات کے ساتھ، اور میں بھی شاید کوئی گرداور یا نائب تحصیلدار وہ عارضی طور پہ بھرتی کر سکتا ہوں. گویا سردار محمد ابراہیم صاحب جن کو بانی صدر کہا جاتا ہے، وہ بانی صدر جو تھے ان کی حیثیت ایک عارضی نائب تحصیلدار کی تھی، جو راول پنڈی کے ڈی سی خواجہ عبد الرحیم کے ہاتھوں نامزد ہوئے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے تائید و حمایت کی. پہلے یہاں پہ پونچھ بغاوت میں ان کا کردار تھا، اور ان کے قبیلے کے بڑے لوگ، یہ تاریخ اس چیز کو بھی بڑا واضح کرتی ہے کہ ان کے قبیلے کے بہت سارے بڑے لوگ 1947 کی اس بغاوت کے خلاف تھے کہ آپ یہاں پہ مہاراجا نے ریاست آزاد کر دی اور آپ یہاں پہ نہ کریں، جس میں غلام عدل جنڈالوی کا نام بھی تھا، اور وہ بڑے 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 کلیبر کے بندے تھے. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کو بابا پونچھ کہا جاتا ہے، صوبیدار، جن کو کرنل خان محمد خان، در حقیقت وہ کرنل نہیں تھے، وہ صوبیدار میجر تھے. تو صوبیدار میجر خان محمد خان صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، جن کے پوتے ڈاکٹر نجیب نکی آج کل آزاد کشمیر کے وزیر صحت ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کی حمایت میں نہیں تھے. سردار محمد ابراہیم خان صاحب کو آشیرواد ملی، پھر قبائلی آئے، اور یہاں پہ یہ سارا ایک سسٹم قائم ہوا. اب مجھے یہ بتایا کہ ایک ریاست نہیں، میں بات ختم کروں، ایک ریاست جو 15 اگست 1947 کو ٹیکنیکلی قانونی طور پہ آئینی لحاظ سے آزاد ہو جاتی ہے، اس آزاد ریاست میں پھر وہ آزادی کی اور مطلب ایک نئی آزادی دریافت تلاش کرنا، پھر اس نئی آزادی کی آڑ میں ریاست کو تقسیم کرنا، یہ کون سی آزادی تھی اور یہ کون سی خود مختاری ہے؟ اچھا افتخار صاحب، ابھی آپ نے حوالہ دیا معاہدہ کراچی کا، تو جب ہم معاہدہ کراچی کی دستاویز اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر تو سردار ابراہیم صاحب کا نام لکھا ہوا ہے محمد ابراہیم، وہاں سردار کا لفظ نہیں لکھا گیا تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ پہلے تو تھوڑی سی ہمیں یہ سرداری کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سرداری کا آغاز ان کے ساتھ کب سے چلا آ رہا ہے، اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ریاست جموں و کشمیر اقصی ابتدا میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ جن کو حکومت وقت کی طرف سے جاگیریں عطا ہوئی، یا ان کے پاس پہلے سے اپنی ذاتی زمینیں زیادہ تھی، یا وٹس ایور جو بھی اس کی ریزن تھی، اور ان کو ساتھ میں سرداری عطا کی گئی. جس طرح تاج برطانیہ میں، یا آج بھی موجودہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس میں سر کا جو خطاب ہے وہ ملکہ برطانیہ جو ہے وہ ایشو کرتی ہے، ٹھیک ہے. جس کو ملکہ برطانیہ عطا کرتی ہیں وہی برطانوی باشندہ اپنے کے ساتھ سر کا ٹائٹل لکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہی تھا، یہ ہر بندہ اٹھ کے سردار نہیں لکھتا تھا. اس کے بعد جو دوسرا تھا وہ تھا خان وہ لوگ لکھتے تھے جو اپنی اپنی زمینوں میں تھے، محمد فلاں خان، ٹھیک ہے. یہ ایسا ہی تھا. اب 1947 کی آزادی کی یہ بھی ایک ثمرات ہیں کہ یہاں پہ ذات بدلنا ایک فیشن ہے. چونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ذات بدلنا بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنا باپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ایک فیشن ہے. اس کے اوپر کوئی قانون ہے ہی نہیں اس بلدیہ عذاب جموں کشمیر میں. اسی طرح جس کے آگے جس کو جیسا لگا، جس کو لگا اس نے نام کے ساتھ سردار لکھ دیا، جس کو لگا اسے نام کے ساتھ چودھری لکھ دیا، جس کو لگا اسے نام کے ساتھ خواجہ لکھ دیا، فلاں لکھ دیا، فلاں 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 فلاں، ایک لمبی ایک تخلص اور لقب اور سلسلہ چل گیا. ورنہ 1947 سے پہلے یہ محمد ابراہیم خان ہی تھے، یہ سردار نہیں تھے. ان کے خاندان کے پاس سرداری نہیں تھی، ان کے پاس جاگیرداری نہیں تھی، لہٰذا یہ انٹائٹل نہیں تھے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ سردار لکھیں. اس کے بعد ہوئے، اور معاہدہ کراچی میں اس لیے محمد ابراہیم خان لکھا ہوا ہے. اچھا اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو جہاد آزادی کی جو تحریک تھی، اس کی بنیاد ہی آپ نے اپنے دلائل سے پروو کر دی، بلکہ رد کر دیا اس کو آپ نے، جو کہ آپ کے دلائل ہیں. تو اگر یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے، تو ریاست جموں کشمیر کا کوئی بھی شہری
آپ کے اس مکالمے کو چیلنج کرنا چاہے تو کیا آپ کسی بھی بندے کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار رہیں گے؟ سر جی قرآن اور سنت کی روشنی میں جب جہاں جو چاہے میرے ساتھ اس کے اوپر بات کر لے. میں یہاں پہ اب 2-3 مثالیں بھی دے دوں, ٹھیک ہے, 2-3 مثالیں دے دوں میں, اور میں کوٹ کروں گا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے, چونکہ وجہ تخلیق کائنات وہی ہے, اور یہ جو دین جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ انہی کا دیا ہوا ہے. اللہ کا دین اور نبی کی شریعت کے ہم ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جہاد کا جو فلسفہ تھا, پہلا یہ تھا کہ امیر قوم حکم دے. نمبر 2, جہاد اس وقت تھا کہ مطلب آپ جب کسی سرزمین پہ جائیں اللہ کے نظام کے نفاذ اور نبی کی شریعت کے نفاذ کے لیے. آپ کے کو اب کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قطع زمین چھیننے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جہاد ہے نہ. اس جہاد کے ساتھ ایک فلسفہ جہاد بھی تھا کہ آپ نے کسی نہتے کو نہیں مارنا, کسی جو امان مانگے اس کو نہیں مارنا, آپ نے پانی کا چشمہ نہیں برباد کرنا, آپ نے کسی کی مذہبی عبادت گاہ نہیں توڑنی, آپ نے پھلدار سایہ دار درخت نہیں توڑنا, آپ نے کسی کی جائیداد مسمار نہیں کرنی. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا مظفر آباد سے لے کے بمبر تک اور پھر بارہمولہ تک جو قبائلی گئے تو کیا یہاں پہ ریاست جموں و کشمیر کی خواتین نہیں اٹھائی گئی؟ پھر میرا اس کے اوپر دوسرا سوال ہے کہ واضح طور پہ دین اسلام میں حکم ہے کہ آپ مومن نہیں اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے, آپ مومن نہیں اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے. مجھے کسی قرآن حدیث میں یہ تلاش کر دیں کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ آپ کا مومن مسلمان ہونا چاہیے. وہاں پہ تو پڑوسی کی بات ہے, وہاں پہ تو مسلمان کی بات نہیں ہے. تو وہ جو خواتین اٹھائی گئی کیا وہ ہمارے محلے کی اوس پڑوس کی نہیں تھی؟ کیا ہمارے سماج میں یہ کنسپٹ نہیں تھا کہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں, بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں؟ یہاں پہ تو ہندو مسلمان سکھ کی بات ہی نہیں ہے. اور پھر آپ تو کسی کو ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ نے اگر جہاد مہاراجا ہری سنگھ کی فوج کے خلاف کرنا تھا جو ٹوٹل 6,000 کے لگ بھگ تھی پوری ریاست میں, 85,866 کلومیٹر میں صرف 6,000 کے لگ بھگ فوجی تھے آپ نے, اور ان میں سے بھی آدھے باغیوں کے ساتھ کچھ مل گئے مذہبی بنیادوں پہ. تو پھر میرا سوال ہے کہ وہ جو نیابتے لوگ تھے یہ مظفر آباد میں, وادی کے کچھ علاقہ جات میں, پنچ میں, پھر ان کو کیوں مارا گیا؟ ان کا کیا اس میں لینا دینا تھا؟ ٹھیک ہے, اس کے جواب میں جو کچھ جموں میں ہوا وہ بھی بالکل غلط تھا, اس میں وہاں پہ مسلمانوں کو کاٹا گیا. لیکن سوال یہ پہل کس نے کیا؟ اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوتا تو جموں میں بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ تو بڑی سیدھی بات ہے. افتخار راجپوت ایک سیکنڈ میں اس کے اوپر ایک مثال دے دوں. غزوہ خیبر میں کچھ جو نوجوان مسلمان سپاہی تھے, جب وہ فتح ہو گیا اور انہوں نے جب وہاں پہ کوئی تھوڑا بہت مار داڑ کی تو ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو, اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کو جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے ادا کر دی, اس کے بعد آپ ہماری عورتوں کو پیٹیں اور ہمارے جانور مطلب مار دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سب کو جمع کرو, پورا لشکر وہاں پہ جمع ہو, اور آپ نے سختی سے کہا کہ دین وہ صرف وہ نہیں ہے جو قرآن اور وہ ہے, جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں حکم ہے, چونکہ میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہوں, اور تم پہ واجب کسی طور پہ یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر ٹیکس یا جزیہ یا جو بھی تھا کہ وہ لینے کے بعد تم ان کے ساتھ زیادتی کرو یا ان کے ساتھ ظلم کرو. پھر ایک اور موقع کے اوپر ایک مطلب لشکر جا رہا تھا مسلمانوں کا, اور انہوں نے کسی کی کوئی جانور کاٹ کے تو وہ مطلب اس کا کھانا پکا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہ دے گئے الٹی کہ آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کسی کی جانور کا دودھ نہیں دھو سکتے, اور اگر شدید ضرورت ہو تو آپ 3 دفعہ آواز دیں, اور اگر کوئی مالک سامنا نہ آئے تو پھر آپ اپنے بھوک کی ضرورت پوری کر لیں. آپ ورنہ دودھ نہیں نکال سکتے تھے کسی کے جانور سے. یہ کون سا جہاد تھا؟ اس کو جہاد کی یہ فساد فی الارض ہے, اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے فساد فی الارض کے اوپر. یہ کون سا جہاد تھا سر؟ اس کی کوئی جہاد نہیں تھی, یہ ظلم تھا, اور اس ظلم کی قیمت آج ہم دے رہے ہیں یہاں پہ. جو ہمارے نوجوانوں کو پاکستان کی جانب سے یا کوئی آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ کتابیں بعض لوگوں نے لکھی ہیں, بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور ان کتابوں میں بعضوں نے قبائلیوں کی بھی بڑی تعریف لکھی ہے کہ جی جہاد آزادی کے وقت انہوں نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا اور یہ کیا اور وہ کیا, اور اسی طرح سرداروں کی اور پھر راجوں مہاراجوں کی. یعنی اگر ہم ان تاریخ کو اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کریں تو ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگے گا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری اس ریاستی تاریخ کو
कम से कम आज़ाद कश्मीर की हद तक तो मैंने आप पहले नौजवान देखे हैं दौरे हाजिर के जिनके पास इतनी अच्छी दलाइल और तारीख के ऊपर दिलचस्पी और प्यार के साथ आप इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरी तरफ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये कहा गया कि आपकी अपनी हुकूमत है, आपकी असम्बली है, आपकी अदालतें हैं और आपका इदारा है जम्मू कश्मीर काउंसिल, और फिर उस खित्ते की जो हुकूमत है उसको नाम दिया गया आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, जिसे आप आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर लिखते हैं। तो जो आज़ाद कश्मीर की अक्सरियती आबादी है, हमारे जो भाई हैं, वो तो यही कहते हैं कि जी हमारी तो एक आज़ाद हुकूमत है, आज़ाद असम्बली है और हमारी अदालतें हैं, हमारा अपना निज़ाम है, हम तो ठीक चल रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उन लोगों को, वहां के मकामी लोगों को तो कोई शिकवा नहीं है? देखें जी, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मेरे नजदीक तो मकामी उसमें मैं भी आता हूं, मैं भी उसी खित्ते का हूं, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा। हम बेसिकली 4.5 मिलियन इंसानी भेड़े हैं। अच्छा। हम नाम मतलब अकीदे के मुसलमान, अमाल के काफिर हैं। हम इंसानी हाल में शऊरी जानवर हैं। हमने अपनी मर्जी की तारीख रकम की, लिखी और फिर उस अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं। कौन सी आजादी? दुनिया में तो कहीं आजादी की ये तशरीह नहीं है कि मैं आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है कि जी आजाद जम्मू कश्मीर है, तो मैं उसको इस तशरीह, आजादी की तशरीह के साथ इसको अगर मुवाजना करूं तो ये उस पूरी तशरीह के ऊपर पूरा उतरती हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या हफीज जलंधरी का तराना, बागों और बहारों वाला जबरी मुसल्लत शुदा तराना और ये जो 4 पट्टियों वाला ये 2 नंबर परचम है, ठीक है, क्या ये आजादी का संबल है जो दूसरे की तरफ से आपके ऊपर मुसल्लत किया गया, जिस तरह आपके ऊपर बानी सदर मुसल्लत किया गया? और फिर अगर ये आजाद थी, चले मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि 1947 में आजाद हो गई, तो फिर इसका इख्तियार क्यों दिया, इसका मयार क्यों दिया? और ये 28,000 मरबा मील के ऊपर जो आप 4,000 रखते हैं, 4,500, 2.5 अजला, 28,000 मरबा मील का एरिया आप मायदा कराची में दे देते हैं और फिर उसको वापस क्लेम करने को आप तैयार नहीं है। ठीक है, आप में जरूरत नहीं है कि आप उसको क्लेम करें, आप कहें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई इसको हमारे साथ शामिल करें। अब देखें, बात है सारी जरूरत की। के खुर्शीद के दौर में इसहाक बल्ती जो था वो स्टेट काउंसिल के मेंबर थे वहां से, ठीक है, बाकी किसी ने जरूरत नहीं की, ठीक है। और के खुर्शीद पहले सियासतदान थे इस खित्ते के कि जो हमेशा गिलगित की बात पहले करते थे, उसके बाद वो बाकी चीजों को डिस्कस करते थे, क्योंकि उनके नजदीक उनका एक प्रोग्राम था और उनका बेहतरीन था कि अगर चलें जो आपने 1947 में कर दिया, आपने गलत किया, सही किया, इससे आगे चलते हैं और इस मुजफ्फराबाद की जो हुकूमत है इसको बाशमुल गिलगित बल्तिस्तान इसको बाइख्तियार बावकार करें, जाके हम बैनुल अक़वामी सतह पे अपना केस ले जाएं। तो उस वक्त के खुर्शीद के साथ क्या हुआ? क्या यहाँ पे उनके ऊपर गद्दारी के फतवे नहीं लगाए गए? क्या उनके ऊपर अंडे नहीं फेंके गए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की तरफ से? क्या उनके खिलाफ साजिशें नहीं हुई? तो बात यह है कि अब जो कुछ 1960s में किया खुर्शीद मरहूम ने कहा वो आज हू बहू पूरा हो रहा है। 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान ने, मोदी सरेआम रियासत का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर गया। उसने 2 अलग अलग उसने रियासत तोड़ के उनको 2 हिस्से बना के उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया। उसने स्टेट सब्जेक्ट को जूते की नोक पर रख दिया। ये अलग कहानी है कि स्टेट सब्जेक्ट आपने भुट्टो दौर में जो कुछ गिलगित और बल्तिस्तान में किया वही उसने जाके 2019 में किया, लेकिन गिलगित और बल्तिस्तान के लिए कोई नाम नहीं लेता, वहां पे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन खैर, तो क्या आजाद रियासतें ऐसी होती हैं? क्या इस रियासत का कोई वजीर खारजा है? क्या ये बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी कोई हैसियत है? क्या हमारे किसी सदर और वजीर आजम को, जब मुंशी मसूद अब्दुल्ला साहब जो पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुंशी और पैराशूटर हैं, यहाँ पे मुसल्लत शुदा हैं, ठीक है, क्या उनको कहीं वो प्रोटोकॉल मिलता है दुनिया में जो किसी रियासत के, आजाद रियासत के सदर को मिलता है? सर, किस चीज की आजादी है ये फ्रॉड है आजादी के साथ। ये मैं माजरत के साथ, ये लफ्ज़ से आजादी के साथ आबरू रेजी है। आजाद जम्मू कश्मीर इसको कहना लफ्ज़ से आजाद के साथ आबरू रेजी है। ये जुल्म है इसको आजाद कहना। ये बल्दिया सर, यहाँ पे मेयर लार्ड मेयर का होना चाहिए, मतलब बस यही इसके लिए काफी है। उसके भी पूरे इख्तियारात नहीं है इनके पास। अच्छा, जो भी चीज से इस्लामाबाद से जाता है। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो आपको ये भी याद होगा कि 1994 को
आज़ाद कश्मीर की अदालत ने ये फैसला किया था और उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो है गिलगित बल्तिस्तान ये रियासत जम्मू कश्मीर का ऐसा है, या आज़ाद कश्मीर का ऐसा नहीं है। तो अदालत आलिया के इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? सर ये अदालत आलिया का फैसला नहीं था, मैं इसकी भी करेक्शन कर दूं। उस वक्त जस्टिस मुजीब मलिक साहब जो आजकल लिबरेशन लीग के सदर हैं वो, और मैं तो ओपनली कहता हूं जस्टिस मुजीब मलिक इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर में के सारे हिस्सों में, कुल रियासत जम्मू कश्मीर में अगर कोई सेंसेबल थॉट है तो वो मैं जस्टिस मुजीब मलिक को मैं उसमें एडमायर करता हूँ। उनका फैसला था, उनके जजी समेत, जाहिर है वो अकेले नहीं थे, कि आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत जो थी मुजफ्फराबाद की, ये आगे बढ़े और गिलगित बल्तिस्तान का कंट्रोल संभाल ले। उस वक्त के जो ये देखें ये बात आपकी ठीक है कि उन्होंने ये कहा था कि जी आप सुनिए हुआ क्या, मैं सर हुआ क्या, मगर ये उस वक्त के जो सदर थे सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, सरदार कयूम ने कुछ जजेस जो आज भी हयात हैं, उनमें नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनको बिठा के अवान सदर में उसके खिलाफ रिट तैयार करवाई और वो पटिशन उन्होंने दायर करवाई सुप्रीम कोर्ट में, और फिर अपनी मर्जी का फैसला लिया कि जी ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है लेकिन आजाद कश्मीर का नहीं है। मेरा इसके ऊपर भी एक सवाल है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये जो आजाद हुकूमत है रियासत जम्मू कश्मीर की, ये नुमाइंदा हुकूमत है, ठीक है, ये नुमाइंदगी करती है लद्दाख की, ये नुमाइंदा है मकबूजा कश्मीर की, ये नुमाइंदा है मकबूजा जम्मू की, और ये है ये भी करेक्शन कर दूं, सॉरी मैं खत्म कर रहा हूं, हो रही है आपकी आवाज क्लियर आनी चाहिए ताकि लोगों को बात समझ आ सके। अब आ रही है? जी अब आ रही है सर। अच्छा। इसके ऊपर मैं एक और प्रश्न कर दूं कि जो लद्दाख है, लद्दाख की तहसील है बल्तिस्तान, मौजूदा जो गिलगित के साथ बल्तिस्तान है, ये लद्दाख की तहसील है और लद्दाख रियासत का जुज़ है, यानी फिक्र है। इफ्तिखार साहब आपकी आवाज फिर ब्रेक हो रही है सर, पता नहीं मेरी तरफ से तो ठीक है। अब सही है? आप जिस जगह पहले बैठे हुए थे वहीं बैठे रहें ताकि हमारी आवाज क्लियर हो। सर मैं उसी जगह पे हूँ। जी जी ठीक है। अभी डिस्टोर्शन आ रही है, आवाज आपकी क्लियर नहीं है, आप रीजॉइन करें मुझे। जी नाज़रीन, अभी आप हमारे इफ्तिखार राजपूत साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे और रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख के हवाले से दौरे हाजिर के नौजवानों में इफ्तिखार राजपूत साहब वो वाहिद लखारी हैं जो रियासत की तारीख और जोग्राफी के ऊपर लिखते हैं, और इनकी तहरीरों में अक्सर जो है, हाँ जी आपने रीजॉइन कर लिया। अच्छा, तो हम वहाँ थे, आप बता रहे थे कि रिट तैयार करवाई गई और फिर उसको सबमिट किया। मैं क्या कह रहा था कि रिट तैयार की गई और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया उसमें कहा गया कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। भाई आजाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा कैसे नहीं है? एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि ये नुमाइंदा हुकूमत है लद्दाख की, गिलगित की, जम्मू की और कश्मीर वादी की, तो फिर ये कैसे उसका हिस्सा नहीं है? आपने यहाँ पे 6 सीटें जम्मू के लिए रखी हैं, 6 वादी के लिए रखी हुई हैं, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी होनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि जो बल्तिस्तान है वो लद्दाख की तहसील है, लद्दाख रियासत का जुज़ यानी फिक है, उसके ऊपर आप स्टैंड करते हैं कि लद्दाख हमारा हिस्सा है, तो फिर उसकी तहसील बल्तिस्तान किस तरह आपका हिस्सा नहीं है? तो देखें ये एक बस ये भी एक अलमिया था और उसकी कीमत आज अदा हो रही है। जो कुछ यहाँ पे पहले हुआ इस्लामाबाद की तरफ से, और उसके जवाब में हिंदुस्तान ने जो कुछ किया, तो फिर अब वो बैनुल अक़वामी सतह पे उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया पूरी दुनिया में, और वो फिर देख लें ये उसी की कीमत है, उन्हीं ब्लेंडर्स की कीमत है। अच्छा, नहीं मतलब उसके साथ तो बाद में ये हुआ था कि वो केस शायद इस्लामाबाद चला गया था और वहां से फैसला होके आया था। तो बहरहाल उस चीज को चले यहीं छोड़ते हुए मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। चले आप ने हमें बताया कि ये जिहाद नहीं था, फसाद था, ये आपकी राय है,
اور अरबंदा साहिब राय है, और फिर आपने ये कश्मीर हुकूमत की औकात भी हमें बताई। मगर ये जो कौम परस्त लोग हैं, ये भी आपकी कलमी जद से नहीं बचते, कलमी तलवार से, तो इनका क्या कसूर है? आप क्या इनके बारे में आपकी राय इस तरह क्यों है? सर, कौम प्रस्ती की तारीफ व तशरीक है। बेसिकली हमें देखना ये होगा कि ये कौम प्रस्त जो तबका था, ये इसका यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है, मेरे लिए बल्दी आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो इसमें इनका ज़हूर कैसे हुआ? हाँ जी। ठीक है, पहले जो तंजीम यहाँ पे बनी, जमात बनी माजरा शुमारी, तो वो माजरा शुमारी किसकी ख्वाहिश पे बनी, क्यों बनी, और उसके पीछे कौन था, उसमें जो लोग शामिल हुए वो किसके हाथों इस्तेमाल हुए, ये भी तो सारी देखने वाली चीजें। कौन नहीं जानता कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ पे दौरे पे आए तो सदर अयूब खान जो थे उस वक्त के खुर्शीद जो है ये मुजफ्फराबाद की सरकार के सदर थे और अयूब खान थे, तो अयूब खान ने उनको पूछा कि शेख साहब को खास, तो उन्होंने बड़ा सोच और विचार के बाद कहा कि यहाँ पे मादरा शुमारी कायम करवा दे। उस मादरा शुमारी की बैकग्राउंड ये है कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हिंदुस्तान ने मायदा दिल्ली करवा के सारा काम अपना पक्का करवा के उनको चलता करके जेल में बंद किया और उनकी जगह बख्शी गुलाम अहमद को लाया गया, तो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी फारिग ही कर दिया गया था उनके धड़े को। तो उस वक्त उनकी रिहाई के लिए और बाकी मामलात के लिए मादरा शुमारी बनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और बाद में वो जाके बहुत बाद में उसका खात्मा हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा वो सारा सिलसिला हुआ। तो ये मादरा शुमारी बेसिकली उसी का तसलसल था यहाँ पे। फिर उस मादरा शुमारी का जो आइन और मंशूर था उसके था ये था कि हमने पूरअमन जो सियासी जदोजहद करनी है यहाँ पे राय शुमारी के लिए राह हमवार करनी है, उसके लिए जदोजहद करनी है। फिर उसकी मजलिस आमला में एक तजवीज आती है हम गुरिल्ला जदोजहद शुरू करें, उसकी वो नामंजूर होती है अक्सरियत राय से, उसके बावजूद 2-3 करदार उठते हैं और वो NLF बनाते हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। अब जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट थे, मुझे आपने पहले इंट्रो में मेंशन किए थे मकबूल भट्ट साहब, देखिए मैं मकबूल भट्ट साहब का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन तारीख बड़ी साफ है। चूंकि आजकल ये हो रहा है कि कुछ धड़े जो है वो अमानुल्लाह खान को गाली देते हैं, ठीक है, लेकिन जिसमें रावला कोट और कुछ कश्मीर वादी के लोग हैं वो अमानुल्लाह खान को गाली देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मकबूल भट्ट को बाबाए हुर्रियत और बाबाए मतलब आजादी और बाबाए खुद मुख्तारी। मेरा ये भी सवाल है कि बाबाए खुद मुख्तारी कितने हैं? रशीद असद भी बाबाए खुद मुख्तारी हैं, रऊफ कश्मीरी भी बाबाए खुद मुख्तारी हैं, अब्दुल खालिक अंसारी भी बाबाए खुद मुख्तारी हैं, मकबूल भट्ट भी बाबाए खुद मुख्तारी। यार ये कितने बाबे होंगे? इस जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे इतने मुजाहिद, गाजी, बाबे, रैबर, फरजंद हैं कि इसकी तो मिसाल रियासत मदीना में भी नहीं मिलती थी। इतने तो अलकाब और लकब जो थे वहां पे भी नहीं थे और दुनिया में कहीं नहीं थे, ये यहीं पे है सारा कुछ। तो अब बात ये कि उन्होंने वो शुरू की। और दूसरा मेरा सवाल ये भी उठता है कि मकबूल भट्ट साहब को जो थे कि वो असला की तरबियत किसने दी? अच्छा, किसने उनको तरबियत दी? और फिर उनका जो जदोजहद थी वो कश्मीर वादी में क्यों वहां पे हुई? के.एच. खुर्शीद क्या कश्मीर वादी से नहीं थे? भाई के.एच. खुर्शीद कश्मीर वादी से थे, लेकिन उन्होंने पहले, चूंकि वो इधर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका एक तरीका है, हमें आजादी लेनी है तो हमें आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये जिसको कहा जाता है, इसकी जो हुकूमत है इसको बाइख्तियार करवाना होगा, इसको पाकिस्तान तस्लीम करे, बाकी दोस्त ममालिक से भी करवाए, हम इंटरनेशनली जाएं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ ऑन बोर्ड और हम बाकी रियासत के लिए फाइट करें, उसके बाद यहाँ पे आप रेफरेंडम करवा लें, ठीक है, जिस तरह क्रीमिया में हुआ। और अगर लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है, अगर लेकिन वो आजाद रहना चाहते हैं तो मैं ठीक है, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन बेसिकली मेरे नजदीक यहाँ पे जो कौम परस्ती का जो चोरन था, ये जो थूकें उगलते और जज्बाती नारे मारते, खुद मुख्तारी खुद मुख्तारी खुद मुख्तारी, ये जो करते, ये जो यहाँ पे पाए जाते हैं ये मखलूक, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है आजादी क्या है, इनको पूछो, इनको आजादी का तशरीह नहीं होगा। आधे तो नारा लगाते हैं आजादी का, खुद मुख्तारी का, लेकिन उनको जाके उनकी तान टूटती है 1947 को जायज मानते हैं, और साथ ही वो महाराजा गुलाब सिंह को नहीं मानते, लेकिन उसकी तश्कील करदा रियासत को मानते हैं, गोया बोटी बोटी हलाल, शोरबा शोरबा हराम, ठीक है। बेसिकली ये कौम परस्ती का जो चोरन था, ये के.एच. खुर्शीद को डिफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बोया गया, ठीक है, और फिर बंदूक भेजी गई दूसरी तरफ। बाद में जो हुआ वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने पिछले अरसे में कुछ लिखा तो मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। भाई मेरा क्या कसूर है? कश्मीर वादी में जो कश्मीर वादी के कश्मीरी थे, जहां से मकबूल भट्ट साहब का ताल्लुक था, हाँ जी, तो
वहां के लोगों ने मकबूल भट्ट साहब को वहां पे मशहूर कर रखा था कि मकबूला डाकू। मेरा क्या कसूर है, मैंने थोड़ा ही कहा उनको, मैंने तो कुछ नहीं कहा अपने पास से, मैंने तो उसी को कोट किया जो कुछ कहा गया उनके बारे में। और फिर 1988 के बाद जब ये अमानुल्लाह खान साहब की तहरीक उठी, ठीक है, और बेसिकली जो लिबरेशन फ्रंट है, मौजूदा लिबरेशन, ये अमानुल्लाह खान साहब का बेबी था, इसकी तो तश्कील बरतानिया में हुई, इसका कोई ताल्लुक नहीं था नेशनल लिबरेशन फ्रंट से या माज रायशुमारी, ये तो खालिस्तान अमानुल्लाह खान साहब की काविश थी। और अगर मकबूल भट्ट साहब की बंदूक की जदोजहद जायज थी, तो फिर उससे तो बड़े पैमाने पे जो जदोजहद थी वो अमानुल्लाह खान साहब ने शुरू करवाई। ये अलग बात है कि जिन्होंने उनके साथ मायदा करके वो जदोजहद शुरू करवाई, उन्होंने उनको धोखा दे दिया बीच चौराहे में। वरना 1993 में, 1993 में ये दुनिया जानती है कि अमेरिका तक तैयार हो गया था कि ठीक है हम मुकम्मल इस रियासत को आजाद खुद मुख्तार कर देते हैं, और उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान नहीं मानी, उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि जो अमानुल्लाह खान साहब की लिबरेशन फ्रंट थी वो मुख्तलिफ दरों में तकसीम की गई, और कश्मीरियों ने कहा जी कि ये हमें बैठ के वहां से डोमिनेट करता है, ये कश्मीरी नहीं, हम इसको नहीं मानते। तो गोया ये लिसानी मामला था, अमान साहब से लिसानी बुनियादों पर नफरत की गई चूंकि उनका ताल्लुक गिलगित से था। तो ये कौन सी कौम परस्ती है? अच्छा इफ्तिखार साहब, अभी हमारे प्रोग्राम का दौरानिया भी लंबा हो गया, दोस्तों के सवाल भी आए हुए हैं, उनको भी अकोमोडेट करना है, तो मैं जल्दी से आपसे ये जानूंगा कि ये बहुत सारी चीज़ों का आपने अपना नुक्ता नज़र हमें बताया, तो ये जो आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं, इनको आप बनारसी ठग कहते हैं, दुकानदार लिखते हैं इनको, तो थोड़ी सी इसकी हमें वजाहत दीजिएगा कि इनको आपने ये खिताब बनारसी ठग और दुकानदार का क्यों दिया? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसी तरह सहूलतकार है जिस तरह अब्दुल्ला फैमिली और बाकी लोग मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के सहूलतकार हैं, इनका वही मकाम है। ये नंगे भूखे लोग थे जिनकी गली और मल्लूत से बाहर कोई शनाख्त नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई वक़्त व हैसियत नहीं थी। ये वहां पे खूनी लकीर जो थी, जबरी खूनी लकीर रियासत के सीने के ऊपर, उसको क्रॉस करके आए, तो इनको फिर रुकना चाहिए था अपनी ही धरती के ऊपर, मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, रावलाकोट में, कोटली में, बाग में, कहीं पे भी ये डेरा डाल लेते क्योंकि इनकी सरजमीन थी। ठीक है, मैं नहीं मानता कि कश्मीर वादी से कोई शख्स उठ के मुजफ्फराबाद में आके माजिर है, मैं इस लफ्ज कोई नहीं मानता, ये फ्रॉड है, ये फसाद है, किस तरह माजिर हो सकता है? मैं धीरकोट का रहने वाला हूँ और मैं मुजफ्फराबाद में आके किस तरह माजिर हो सकता हूँ? मैं मीरपुर में किस तरह माजिर कहलाया जा सकता हूँ? फिर इसका मतलब आप उस लकीर को इंडोज कर रहे हैं, फिर आप इस तकसीम को इंडोज करते हैं। अगर आप उसको इंडोज नहीं करते तो फिर आप माजिर नहीं है। ठीक है, ये खुद साख्ता माजिर बने, लेकिन इनको चूंकि चाहिए थी पुरतायश जिंदगी, इनको चाहिए था मालो मता, इनको चाहिए थी शोहरत, इसीलिए ये मुजफ्फराबाद में नहीं टिके और इन्होंने आके डेरा लगाया इस्लामाबाद में। कल तक के भूखे नंगे, ठीक है, आज कोठियों कारों के मालिक हैं। तो मैं इनको सहूलतकार ना कहूं, मैं इनको बनारसी ठग ना कहूं, मैं इनको उचके और नौसरबाज ना कहूं, तो इनको मैं क्या कहूं? वलीउल्लाह कहूं, जब इनका काम ही यही है। ठीक है, और आज तक इनके मुंह से मैंने लद्दाख की बात नहीं सुनी, आज तक मैंने इनके मुंह से जम्मू की बात नहीं सुनी। सवाल ये कि ये कैसी तहरीक आजादी कश्मीर? ये तहरीक आजादी कश्मीर नहीं है, ये तारीख आजादी कश्मीर है। इसमें कहता हूं कि आप तारीख लिखते हैं तहरीक के बजाय। ये हाई तारीख सर, ये तहरीक तो नहीं है, तहरीकें ऐसी होती हैं। क्या इसमें जम्मू लद्दाख के लोग ऑन बोर्ड हैं? क्या इसमें गिलगित के लोग ऑन बोर्ड हैं? सवाल ये है कि जब रियासत के 3 सबसे बड़ी इकाई है लद्दाख, जो रियासत के कुल रकबे का तकरीबन 60% से ऊपर बनता है, वहां का कोई बाशिंदा इनके साथ नहीं है। उसके बाद आता है जम्मू का कोई बाशिंदा, ठीक है, मुजफ्फराबाद चलें टेक्निकली महाराजा के दौर में इंतजामी तौर पे कश्मीर वादी के साथ रखा गया, वरना ये सारा पहाड़ी इलाका है, और क्वाला से तो वैसे भी मीरपुर तक ये सारा जम्मू ही है। लेकिन सिर्फ मैं इस खत्ते को छोड़ के जो पार्ला मकबूजा जम्मू है, वहां से कितने लोग पुंछ से, बाकी मुस्लिम मेजॉरिटी अजला भी हैं, मतलब वहां पे पुंछ है, रजौरी है, इन इलाका जात से कितने मुसलमान में हिंदुओं की बात ही नहीं करता, वो कितने इनकी तहरीक आदि में इनके साथ ऑन बोर्ड है? कोई नहीं इनके साथ। इनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वो है कश्मीर। भाई कश्मीर वादी 6000 कुछ सौ है, ठीक है, बाकी रियासत है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन 59,000 के करीब। ठीक है, आप बाकी रियासत की बात ही नहीं करते, आपको सिर्फ आप कश्मीर वादी को किधर उठा के लेके जाएंगे? वो तो मिडल में है, अगर पुंछ इधर से उसका रास्ता बंद है, उधर से आप जाएंगे किधर?
देखें तहरीकों में सारे रीजन्स को साथ लेकर चला जाता है, सारे मकतबा जो फिक्र है उनको साथ रखा जाता है, और इस तरह नहीं होता, सोलो फ्लाइट नहीं हो सकती, वन मैन शो नहीं चल सकता। और ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ये श्रीनगर के टांगा रक्षा यूनियन के ऊपर है, और फिर ऊपर से उसमें भी दड़े हैं, वो एक दूसरे को नहीं मानते। ये किलानी ग्रुप है, ये मीरवाइज ग्रुप है, किधर गया मीरवाइज उमर फारूक, किधर गया जनाब? वो जुमे का खुतबा देते हैं पिछले 1-2 साल से, और वो पिछले दरवाजे से आते हैं और पिछले दरवाजे से खुतबा दे के निकलते हैं। गिलानी साहब का फ्लैट जब दिल्ली में जब्त हुआ, और ये जितने ये बाशमुल यासीन मलिक, कहा जाता है जी कि वो जी यासीन मलिक बड़े विक्टिम हैं। सर जी बात क्लियर कर दूं, ये जितने लोग इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अकाबरीन जो हैं इस वक्त अंदर हैं हिंदुस्तान की NSA के पास जेर तफ्तीश, ये माल खाने के इल्जाम में वहां पे अरेस्ट हैं, ठीक है। और ये कोई आजादी का सीन नहीं है सर, ये माल खोरी के चक्कर में सारे अंदर है, और इनकी तहकीकात उसी बुनियादों पे हो रहे हैं। इनके ऑडियो वीडियो सबूत हैं, और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिए हैं। तभी तो इससे पहले जब भी गिरफ्तारियां होती थी दुनिया में कहीं ना कहीं आवाज उठती थी। अब 2 साल गुजर गए, कोई एक आवाज मुझे को कह दे दुनिया के किसी मुल्क में से इनके हक में उठी हो कि इनको रिहा करो। इससे पहले तो ये रिहा करवाए जाते थे, इंटरनेशनली प्रेशर आता था इंडिया के ऊपर, लेकिन अब उन्होंने एविडेंस दिया। ये कौन सी तहरीक आजादी है? ये बनारसी ठग हैं सर, और ये लड़ते हैं। और अब तो उसमें मजीद गंदगी है, अब तो कुछ उसमें ऐसे एलिमेंट भी आ गए हैं जिन्होंने आगे बस कुछ ऐसे मामला शुरू कर दिए कि उसको मैं यहाँ पे नहीं बयान कर सकता। अच्छा, मुझे आखिरी एक आपसे बात करनी है, आपसे आइंदा भी निश्चित हुआ करेगी जरूर। मुझे मुझे ये बताइए कि आप आज़ाद कश्मीर के जो हमारा सहाफ़ी तबका है, हमारे बड़े अच्छे लिखने वाले सहाफ़ी हैं, आप उनको उनको भी वो क्या कहते हैं घसीट देते हैं, उनकी भी दुर्गत कर देते हैं, उनसे क्या इख्तलाफ है आपका? सर मैं पहली बात ये कि मैं सारे साफी हजरात के तो खिलाफ नहीं हूँ। देखें साफत जो है किसी भी समाज में वो तबका है जो समाज को अच्छाई और बुराई से आगाह करता है, ठीक है। मैं सबके खिलाफ नहीं हूँ। जो बाशऊर लोग हैं या नीट एंड क्लीन लोग हैं, साफ लोग हैं, मैं तो उनकी बड़ी दिली इज्जत करता हूँ। अब मैं ऐसे लोगों की इज्जत कैसे करूं कि जिनकी जो मैट्रिकुलेट हैं और वास्कार्ड पेन के उनके हाथ में एक मोबाइल आ गया, एक कलम आ गई और छोटी सी नोटबुक आ गई और वो साफी बन गए, जिनको साफत की बुनियादी तारीफ और तशरीह नहीं पता, जिनकी कीमत आधा किलो कड़ाई और 500 रुपए नकदी है। मैं उनको कैसे, आप अखबारात खोलें, रियासती अखबारात, ठीक है, उसमें खबरें कैसी लगती हैं, क्या खबरें होती हैं उसमें। अब जब ये जो लोग चोरों, उचकों की, लुटेरों की इमेज बिल्डिंग करेंगे, मैं उनको साफी कैसे लिखूं सर? मैं किस तरह उनको साफी लिखूं? साफी का काम है खबर देना। अगर वो खबर तारीफी है तो वो तारीफी दे, अगर वो खबर किसी जुराइम की है तो वो उसी को हूबहू उसी तरह आवाम के सामने, ये फैसला आवाम ने करना है, वो उसको उसी तरह आवाम के सामने पेश करे कि हकीकत ये, यानी हकायक को लोगों के ऊपर, आम जो रियासत के बाशिंदे हैं उनके ऊपर आश्कार करने का नाम साफत है। ये देसी की तशरीह। लेकिन अगर वही हकायक 500 नकदी या आधा किलो कड़ाई के ऊपर तब्दील करके आगे पहुंचाए जाएं तो मैं उस तबके को कलमी ठगना तो साफी कैसे लिखूं? अच्छा इफ्तिखार साहब, अभी हम दोस्तों के कुछ सवालात भी आए हुए हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, और प्रोग्राम का दौरानिया भी लंबा हो गया, और फिर हम अपना प्रोग्राम, ये सरदार अतीक अब्बासी साहब हैं कोई जी, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले महाराजा हरि सिंह ने 14 अगस्त 1947 को कश्मीर में यौम पाकिस्तान मनाया, पाकिस्तान के परचम को सलामी दी, लेकिन किसने महाराजा के पाकिस्तान के तहत स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ा? सियालकोट से जम्मू ट्रेन सर्विस किसके कहने पर बंद करवाई गई, और किसने इस माहदे को तोड़कर कबायली लश्कर कशी करवाई? बहुत सारे सवालों को जवाब आज तक किसी ने नहीं दिए। जालत से जान छुड़ा कर जियो। अतीक अब्बासी साहब ने सिर्फ एक तो चीज, पहली बात यह है कि 14 अगस्त को कोई सलामी नहीं हुई, ये तारीख का ब्लेंडर है। हिंदुस्तान जो था वो 15 अगस्त 1947 को तकसीम हुआ, और जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का अखबार था डान, उसके सफ़े आज भी मौजूद हैं जिसमें वाज़ेह है कि पाकिस्तान का क़याम हो गया, ठीक है। जो पाकिस्तान का योम पैदाश है वो 15 अगस्त है। एक केक आप काटते हैं छुरी से, उसके 2 हिस्से करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि एक आधा आप एक दिन करें और आधा दूसरे दिन करें। चलें, हिंदुस्तान के साथ अहले पाकिस्तान को एक दिन में अपनी तकरीब नहीं बनानी थी, उन्होंने एक दिन पीछे कर दी, ये अलग बात है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट है, मुस्तनद डॉक्यूमेंट ब्रिटिश आर्काइव में आज भी मौजूद है, जिसको कहते हैं कानून आज़ादी हिंद, जो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ।
اس کے مسودے کے اوپر جائیں, وہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان 2 ملکوں میں تقسیم ہوگا. وہاں پہ کہیں 14 اگست کا حوالہ نہیں ہے. 14 اگست کی رات 12 بجے ہندوستان جو تاج برطانیہ کا اقتدار تھا وہ انتقال ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جس وقت 15 اگست کو محمد علی جناح صاحب نے, 12 اگست کو مہاراجا ہری سنگھ نے ہندوستان پاکستان کو اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ بھیجا. 15 اگست کو پہلے دن ہی محمد علی جناح صاحب کے حکم کے اوپر سردار عبدالرحاب نشتر نے اس کو تسلیم کر لیا. تو پھر مہاراجا صاحب نے جھنڈے کو سلامی کیسے دے دی, یہ منطق. اچھا جی, آگے جاتے ہیں جی. یہ ہمارے زاہد خان صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جی کوئی بھی ایگریمنٹ لیگل نام کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کی سند یا شناختی کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ. اچھا آگے سردار اور جتنے بھی خطبات لوگوں نے خود اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. گڈ. اچھا یہ خیر ان کا سوال نہیں ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. بہرحال اگر مہاراجا ہری کے خلاف کچھ کرنا تھا تو اس کا تختہ الٹ دینا چاہیے تھا. میں اس سے متفق ہوں. دنیا کی میں بیشتر ملکوں میں جو منارک تھی, بادشاہی نظام تھا, وہ ختم ہوا, اور نیپال میں ہوا. وہ ساری مثالیں اس کی فرانسیسیوں نے کیا, لیکن انہوں نے اپنا ملک تو نہیں توڑا. ان کی ایک اور بڑی پیاری چیز انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے 3 لاکھ روپے لے کر قبائلیوں نے جہاد کیا, یعنی وہ کرائے کا جہاد تھا. اچھا آگے یہ کہتے ہیں جی انگریزوں کی فوج میں ملازمت کرنے والے وہ بھی جب وہ بر صغیر پر قابض تھے تو ان کا جہاد انگریزوں کے خلاف کیوں نہیں ہوا. آگے درست کہتے ہیں. اچھا انہوں نے یہ ہمارے ضیاء بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جی افتخار بھائی آپ کو سچ کہنے پر سلام اور خراج تحسین. یہ ہمارے زاہد بھائی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ افتخار زاہد صاحب اور بٹ صاحب کے حوالے سے آپ کی باتوں سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا. زاہد خان صاحب نے نہ کرے, وہ ان کا حق ہے. اچھا اس کے علاوہ بھارتی زیر قبضہ جموں کو ساتھ ملائے بغیر 1 انچ پیش رفت نہیں ہو سکتی. بات درست ہے. اچھا تو یہ کافی چیزیں ہم نے کور کر لی, اور ہمارے پروگرام کا دورانیہ بھی پورا 1 گھنٹہ ہو گیا. تو ناظرین آپ نے افتخار راجپوت کی باتوں کو سنا, اور یہ افتخار راجپوت کی جو باتیں ہیں یہ آپ کو کیسی لگی, اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا. اور جس کو افتخار راجپوت کی باتوں میں کوئی اعتراض ہے اور وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ فورم حاضر ہے. اور میں اس ویڈیو میں یہ میسج چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی افتخار راجپوت کی کسی بھی بات سے اختلاف ہے تو وہ ہمارے فیچر پیج کے اوپر ان باکس کر کے تو افتخار راجپوت کے ساتھ مکالمے کے لیے ہمیں چیلنج بھیج دیں. اور زمان ٹی وی واشنگٹن کا اور زمان ٹی وی ہمارا سیٹ اپ لندن میں بھی ہے, ہمارا سیٹ اپ کینیڈا میں بھی ہے, اور ہمارا سیٹ اپ ابھی آزاد کشمیر تک ہم بہت جلد جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو آپ ہمارے کسی بھی اسٹوڈیو میں جو آپ کو قریبی نظر آتا ہے وہاں مکالمے کے لیے ہمیں لکھ سکتے ہیں, اور اس میں ہم افتخار راجپوت صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے, کیونکہ حقائق اور دلائل سے بات کرنے کے لیے ہمیں یہ فورم ہم نے رکھا ہوا ہے زمان ٹی وی USA, اور اس فورم کے اوپر یہ فورم خورشید و زمان عباسی کا نہیں ہے, یہ فورم ریاست جموں کشمیر کے ہر اس شہری کا ہے جو صاحب رائے ہے. اور جو بھی آپ کی تجویز, آپ کی آراء یا اس نیٹ ورک کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری آپ کو یہ آفر ہے. تو افتخار راجپوت صاحب آج کے پروگرام میں آپ شامل ہوئے, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے پوری ٹرانسمیشن میں. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ نے ہوسٹ خورشید و زمان عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.